तो पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि वाई नॉन कॉपरेशन हमारा एक टॉपिक था कल वाला, है ना। वाई नॉन कॉपरेशन वाले टॉपिक में हम लोग ये पढ़े थे कि गांधी जी और शौकत अली किस प्रकार गांव-गांव घूमते थे और लोगों को ये मोटिवेट करते थे, लोगों को ये बताते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या करो, अपना सहयोग दो, है ना, सपोर्ट करो नॉन कॉपरेशन को। और जितने भी तुम अपने पास टाइटल रखे हो, यानी कि तुम जिस भी पोस्ट पे हो सरकार के साथ, तो वहां से सभी क्या करो, रिजाइन करो, है ना। तो हम लोग ये कल देखे भी थे कि बहुत सारे टीचर, प्रोफेसर, लॉयर अपने अपने पोस्ट से रिजाइन देकर घर वापस चले गए थे, है ना, हम लोग ये भी पढ़े थे। एक समय ऐसा भी आया था, एक समय ऐसा भी आया था जब कांग्रेस के बीच में ही लोगों, कांग्रेस के लीडर के बीच में ही मतभेद हो गया था, है ना। मतभेद क्यों हो गया था? क्योंकि काउंसिल इलेक्शन होने वाला था। लेकिन लास्टली जाकर हमारा नागपुर सेशन में ये एक रिजल्ट निकला कि हम लोग पूरा का पूरा क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही फॉलो करेंगे, है ना। इलेक्शन का क्या करेंगे, बहिष्कार कर देंगे, यानी कि इलेक्शन बाद में होता रहेगा, पहले हम लोग क्या कर लेंगे, अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हम लोग वहां पे देखने को मिला था। मतलब कि बाद में जाकर जो टसल था दोनों के ग्रुप में, कांग्रेस के ही अंदर एक ग्रुप अलग बन गया था, एक ग्रुप अलग बन गया था। और हम लोग ये भी जानते थे कि दोनों के बीच में कुछ महीने तक बात भी नहीं हुआ था, कोई मीटिंग भी नहीं हुआ था। लेकिन बाद में नागपुर सेशन में जाके दोनों में कॉम्प्रोमाइज हुआ था और हमारा एक ऐसा रिजल्ट निकला कि अब जाकर हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होने वाला था और इलेक्शन का बहिष्कार होने वाला था। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो फाइनली हम लोग ये देख चुके थे कि 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो चुका था, लॉन्च हो चुका था, बात समझ में आ गया। अब हालांकि ये चीज तुम्हारे बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज थोड़ा सा जान लो, क्योंकि जब क्लास में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तब तुमको एक जगह पर एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा कि बहुत सारे मुस्लिम लीडर महात्मा गांधी से नाखुश इसलिए हो गए थे क्योंकि इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तो आगे बढ़ाया लेकिन खिलाफत को पीछे छोड़ दिया। कहीं पे भी ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब आप हायर क्लास का हिस्ट्री पढ़ेंगे नेशनलिज्म के बारे में, इंडिया के बारे में, तब आपको मालूम चलेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों गांधी जी ने एक साथ शुरू किया था। कब? 1921 में, ये लोग इसमें जान चुके हैं, है ना। लेकिन अब केवल और केवल गांधी जी अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे लेकर चलेंगे और कहीं पे भी आपको यहाँ पे अब खिलाफत मूवमेंट का जिक्र नहीं मिलेगा। ये चीज हालांकि एनसीईआरटी बुक में नहीं है और ये आपको यहाँ पे मिलेगा भी, है ना। लेकिन इसी एनसीईआरटी बुक में क्लास 10 के बुक में ही आपको बाद में छोटा सा पॉइंट कहीं पर मिलेगा आपको कि बाद में मुस्लिम के जितने भी बड़े-बड़े लीडर थे वो महात्मा गांधी से नाखुश इसलिए हो गए थे क्योंकि महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तो आगे बढ़ाया लेकिन खिलाफत मूवमेंट को यानी कि अपने खलीफा को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ाया, है ना। ये आपको बाद में मिलेगा, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिएगा ताकि हम लोग आगे इसको कनेक्ट कर पाए, ठीक है। खैर, अब हमारा क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये आपका टॉपिक है, क्या है, द मूवमेंट इन द टाउन्स, है ना। हालांकि इसके ऊपर जो आपका बुक में सबसे टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, उसमें लिखा हुआ है डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, है ना, ऐसा ही कुछ टॉपिक है। तो उसमें हम लोगों को ये पढ़ना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने किस प्रकार से शुरू किया, उसका क्या रिजल्ट निकला, है ना, किन किन प्रकार के लोगों ने भाग लिया, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का शहर में क्या प्रभाव था, गांव में क्या प्रभाव था, ये दोनों चीज यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहली बात तो ये कि नॉन कॉपरेशन का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। नॉन कॉपरेशन का मतलब ये हो गया कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपके साथ नहीं चलेंगे, आप जो हमको कहिएगा हम वो चीज नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और समझ में आ गया। ये हमारा हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का गांव में क्या हाल था, सॉरी गांव बोल रहे हैं, शहर लिखा हुआ है, टाउन लिखा हुआ है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का शहर में क्या हाल था ये हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का गांव में क्या हाल था, वो भी हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारा क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबसे पहले जो शुरू हुआ शहर में, वो शुरू हुआ मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से। देखो मिडिल क्लास के बारे में थोड़ा सा हो जानते हैं क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और हम लोग को अपने बारे में मालूम होना चाहिए, है ना। क्या है, देश में कुछ भी होगा, देश में कुछ भी होगा, इसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, मिडिल क्लास पे, यानी कि हम लोगों पे। क्यों समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे कंट्री में कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, जैसे एग्जांपल लिया जाए
मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, इंफोसिस, विप्रो, ये सब क्या है, बड़े बड़े बिजनेसमैन। हालांकि एक सिचुएशन हम लोग अभी तुरंत से ले लेते हैं। अभी पेट्रोल कितना है, 112 और 13 रुपया के आसपास है ना। पेट्रोल का दाम 1000 रुपया भी क्यों ना हो जाए, इन सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब एक चीज और, इंडियन गवर्नमेंट अभी पेट्रोल का दाम 112 और 113 के आसपास अभी चल रहा है ना, ये रियलिटी है ना। तो क्या इससे कभी मुकेश अंबानी को फर्क पड़ेगा? क्या वो कभी सड़क पे उतर के कहेगा मुकेश अंबानी नरेंद्र मोदी से कि मोदी साहब आप पेट्रोल का दाम क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, ऐसा कभी कहेगा क्या? नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसके पास इतना संपत्ति है कि वो पूरा का पूरा इंडिया का पेट्रोल खरीद सकता है। तो फिर वो 2-4 रुपया के लिए जाके क्यों हंगामा करेगा, है ना। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर जो बहुत अमीर आदमी है, जो हाई क्लास के लोग हैं, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। समझ में आ गया? अब जो थोड़ा सा लो कास्ट के आदमी है, जो सबसे लो नीचे हैं, जो सबसे नीचे स्तर पे हैं, सबसे नीचे, फॉर एग्जांपल कौन, गोलगप्पा बेचने वाला, फॉर एग्जांपल कौन, जूता सिलने वाला, फॉर एग्जांपल कौन, कचरा उठाने वाला, ये जो छोटे मोटे हमारे जो गरीब आप कह सकते हैं कि पुअर सेक्शन के जो लोग हैं, क्या इनको भी कोई नियम से फर्क पड़ रहा है? ये तो इतने गरीब होते हैं कि सरकार कौन सा नियम क्या नियम ला रहा है, क्या रेगुलेशन ला रहा है, इसे उसको कोई मतलब भी नहीं है। जैसे अभी पेट्रोल का दाम 112-13 रुपए के आसपास है, इसको क्या फर्क पड़ रहा है? पेट्रोल का दाम 1000 रुपया हो जाए, इसको क्या मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, है ना। क्योंकि इसके पास बाइक है ही नहीं, कार है ही नहीं, तो फिर इसके पेट्रोल के बारे में सोचेगा क्यों, है ना। तो हमारे कंट्री में 3 सेक्शन है। पहला कौन सा, हायर सेक्शन, फिर मिडिल सेक्शन और फिर लोअर यानी कि पुअर सेक्शन, इसको आप हम लोग लोअर कर लीजिए, ठीक है। तो सरकार क्या नियम बना रहा है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल का दाम कितना जा रहा है, इससे इसको कोई मतलब नहीं, इसको भी कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? बीच में पिसा जाता है मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास ऐसा क्लास है जहां पे भी हम लोग महीने भर का खर्चा एक ही दिन में बैठकर जोड़ लेते हैं। सही बात है ना। महीने भर में क्या खर्चा आने वाला है, हम लोग एक समय में बैठकर पूरा कॉपी में लिख लेते हैं कि अच्छा इसके पार्टी में जाना है तो इतना रुपया गिफ्ट के रूप में देना है ना। अच्छा इनका शादी है तो इनको एक साड़ी गिफ्ट करना है, इस प्रकार से। अच्छा यहाँ पे ट्रिप है तो इसमें इतने रुपए खर्च करने हैं, इस प्रकार का हम लोग एक पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, मेन्यू बना लेते हैं, है ना। अच्छा इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अभी पेट्रोल 112-13 रुपए के आसपास है ना। मिडिल क्लास कैसे अफोर्ड करेगा, क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास के पास क्या है, व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, बाइक है ना। तो बीच में जो सबसे ज्यादा पिसा जाता है वो पिसाता है कौन, मिडिल क्लास। इसीलिए अभी अपने इंडिया में जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन निकालते हैं इंडियन गवर्नमेंट, उनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यदि किसी पे पड़ता है तो पड़ता है किस पे, मिडिल क्लास के लोग। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी हाल फिलहाल में किसान आंदोलन हुआ था, अभी में किसान आंदोलन हुआ था। उस किसान आंदोलन में जितने भी किसान थे वो सारे के सारे मिडिल क्लास के किसान थे, सारे के सारे मिडिल क्लास के किसान थे। उसमें आपको कहीं पे भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर बहुत बड़े बड़े हाई क्लास के लोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? किसान आंदोलन क्यों हुआ था, मेनली फार्मिंग जो किसानों का जो नियम था, 3 लॉ था, उसके बारे में हुआ था। इसके बारे में भी कभी हम जिक्र कर लेंगे, है ना। तो इंडिया में किसानों के लिए कौन सा नियम लाया जा रहा है, कौन सा बनाया जा रहा है, इससे बड़े लोगों को और छोटे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क किसको पड़ता है, मिडिल क्लास वालों को। इसीलिए आप इंडिया में देख लीजिए, यदि कोई भी कहीं पे भी आंदोलन हो रहा होता है, प्रोटेस्ट हो रहा होता है, तो इसमें ये दोनों ग्रुप आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा, यही आपको देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार जब महात्मा गांधी ने अपना नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू किया शहरों में, तो सबसे पहले पार्टिसिपेट किसने करा, मिडिल क्लास के लोगों ने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि गांधी जी ने सबको कहा रखा था कि तुम यदि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहां से निकल जाओ, सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहां से निकल जाओ, है ना। लॉयर हो वहां से निकल जाओ, टीचर हो तो वहां से निकल जाओ। तो स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा, तो जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी विद्यार्थी थे, उन सभी ने क्या कर दिया, अपने स्कूलों से नाता तोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? क्यों तोड़ दिया, क्योंकि गांधी जी ने कहा है, और गांधी जी उस समय बहुत बड़े लीडर थे, है ना। उसके बाद
हेडमास्टर, लॉयर्स रिजाइन कर दिया सभी ने, तो दिक्कत समझ आ रहा है। उसके बाद क्या है, काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉटेड। याद करो काउंसिल इलेक्शन क्या था, काउंसिल इलेक्शन क्या था, ऐसा इलेक्शन था जहां पे कि ब्रिटिशर्स के साथ हमारे कुछ इंडियन भी वहां पे पार्टिसिपेट करते थे, है ना, तो उनको बहिष्कार कर दिया गया, बोला कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, लेकिन 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 मद्रास को छोड़कर हर एक जगह पे काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार किया गया, बॉयकॉट किया गया। मालूम है क्यों, क्योंकि मद्रास में एक पार्टी था जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, इसका नाम था जस्टिस पार्टी, और इस जस्टिस पार्टी में सारा का सारा ऐसे लोग थे जो कि ब्राह्मण नहीं थे, जो कि ब्राह्मण नहीं थे। यहाँ पे लिखा हुआ है नन ब्राह्मण, बात समझ में आ गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, मद्रास में इलेक्शन का बहिष्कार क्यों नहीं हुआ, इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये बात हो रहा है आपका 1921 और 1922 का, यानी कि आज से ठीक पहले 100 साल पहले, आज हम लोग 2022 में हैं, है ना, यानी कि आज से ठीक 100 साल पहले हमारे कंट्री में कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा था कि आप सोच नहीं सकते। बात समझ में आ गया। तो उस समय पे हमारे कंट्री में ब्राह्मण्स को सुपीरियर माना जाता था, आज भी सुपीरियर माना जाता है, और दलित को सबसे नीचे माना जाता था। तो ब्राह्मण जितने भी थे उस समय पे उन सभी को बहुत सारा राइट उस समय मिलता था, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटे मोटे कास्ट के लोग ब्राह्मण के साथ टच भी नहीं कर सकते थे, उनके साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते थे। ये हमारा 100 साल पहले स्थिति था हमारे भारत का, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यदि किसी आदमी को मान लो, सपोज करो कि यदि उस समय किसी आदमी को विधायक बना दिया जाए, मिनिस्टर बना दिया जाए, तो क्या वो आदमी पावर में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। अब शुरू से टॉर्चर किया जाता था किसको, दलित को, किसको, दलित को, यानी कि लोअर कास्ट के लोगों को, है ना। और सबसे ऊपर में कौन था हमारा, ब्राह्मण था, ऊपर में ब्राह्मण, नीचे में दलित। अब इनको इतना दबाया जाता था कि ये लोग बहुत परेशान थे। अब इन लोगों के पास अपने आप को ऊपर उठाने का, अपने आप को अव्वल दर्जे का शहरी बनाने का एक ही तरीका था, क्या, वो था हमारा इलेक्शन। मान लो, सपोज करो इतना बड़ा एक एरिया है, इतना बड़ा एक एरिया है, और इस एरिया में दलित भी रहते हो और ब्राह्मण भी रहते हो। दलित मतलब लोअर कास्ट, ब्राह्मण मतलब अपर कास्ट, और इनको दबाया जा रहा है, इन पे टॉर्चर हो जा रहा है। लेकिन यदि इन्हीं दलित में से कोई एक मंत्री या फिर विधायक बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, तो इसके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे अपना जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसके यहाँ पे लागू करवा सकता है ना। तो इनके पास अपने समाज में जगह बनाने के लिए एक ही ऑप्शन था, क्या, इलेक्शन जीतता, मंत्री विधायक जो बनना होता वो यहाँ पे बनता, और अपने कास्ट के लोगों को क्या करता, ऊपर उठाता। लेकिन हर जगह पे गांधी जी ने क्या कह रखा था, इलेक्शन का बहिष्कार कर दीजिए। तो क्या ये कभी भी बहिष्कार करेगा इलेक्शन का, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्शन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो कि इसके सारे दुख दुविधाओं को दूर कर सकता है ना। तो वही बात था हमारा मद्रास कहाँ गया, ये है मद्रास, और इसको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, चेन्नई के नाम से, है ना। तो मद्रास में जस्टिस पार्टी था, जिस पार्टी में एक भी ब्राह्मण नहीं थे, और इनका ये कहना था कि हम अपने समाज में बिल्कुल इक्वल राइट चाहते हैं, और ये हमारा एक ही तरीके से हो सकता है, किससे, इलेक्शन से, इसीलिए हम इलेक्शन का बहिष्कार नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इतिहास में आपको पूछा जाएगा कि जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया तो ऐसा कौन सा जगह था जहां पे कि इलेक्शन का बहिष्कार नहीं हो पाया, मद्रास था। और मद्रास में कौन सा पार्टी था उस समय पे, जस्टिस पार्टी, कोई दिक्कत नहीं। आज तो दुनिया भर का पार्टी है, बीजेपी है, हालांकि कांग्रेस तो पहले से था, कांग्रेस, बीजेपी, उस समय जस्टिस पार्टी था। आज समाजवादी पार्टी, है ना, जेडीयू, आरजेडी, हर जगह पे आज अलग अलग पार्टी है। तो उस समय पे मद्रास में हमारा था जस्टिस पार्टी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एंटरिंग द काउंसिल गेनिंग पावर, मतलब क्या, इसका एक ही विचार था, इसका एक ही बात कहना था कि हम लोग इलेक्शन के थ्रू ही अपने पावर को गेन कर सकते हैं और अपने समाज में हम अपने आवाज को उठा सकते हैं, इसीलिए हम इलेक्शन का बहिष्कार नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अब
ये सारा कुछ जो महात्मा गांधी नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करवा रहे थे, इसका क्या इफेक्ट पड़ा इकोनॉमिक फ्रंट पे, यानी कि देश पे उसका क्या असर पड़ा, है ना? क्या है असर, जरा देखते हैं। सबसे पहला क्या है, फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड। जितना भी विदेशी सामान था, जितना भी, वो सारे का सारा हम लोग क्या कर दिए, बहिष्कार कर दिए। मतलब कि आप बेचिएगा हम खरीदेंगे ही नहीं, आप बेचिएगा हम खरीदेंगे ही नहीं। पहला तो वो हो गया। लिकर शॉप पिक्टेड। अब ये क्या है, लिकर शॉप क्या है और ये पिक्टेड क्या है, समझते हैं। लिकर शॉप का मतलब हो गया शराब का दुकान। क्या हो गया, शराब का दुकान। शराब के दुकान के आगे एक बैरिकेड लगा दिया गया, जिससे कि कोई भी आदमी शराब के दुकान की ओर आगे जा ही ना सके, शराब खरीद ही ना पाए। पिक्टेड का मतलब होता है बैरिकेड लगा देना, उसको उस एरिया को रोक देना, है ना? जैसे मान लो इस एरिया में, मान लो यहाँ पे शराब का दुकान है, तो यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, बैरिकेड लगा देंगे, ताकि कोई भी आदमी शराब के दुकान के पास ना जा सके। तो उस समय पे ये शराब किसका देन था, अंग्रेजों का ही तो देन था, है ना? तो वहां उसको रोक दिया गया। उसके बाद फॉरेन क्लॉथ बर्न। जितने भी विदेशी कपड़ा थे, वो सारे के सारे कपड़े को क्या कर दिया गया, जला दिया। कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ गया। तो गांधी जी का यही यहाँ पे पॉइंट क्या था कि जितना भी ब्रिटिश सामान है उसका बहिष्कार करो। बहिष्कार करने के बाद जब इसका इनकम नहीं आने लगेगा, तो इसका सिस्टम अपने ही चरमा लगेगा, यानी कि ध्वस्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या था हमारा फिर, import of foreign cloth half from rupees 102 crore to 57 करोड़। सुनो आप जरा इसको ध्यान से। बात हो रहा है 1921 और 1922 का। उस समय पे ब्रिटिश इंडिया में अपने फॉरेन क्लोथ को, यानी कि अपने कंट्री ब्रिटेन से, इंग्लैंड से बनाकर इंडिया में लेकर आते थे, जिसका उस समय पे कीमत कितना था, 102 करोड़। एक कपड़े का कीमत नहीं, पूरा का पूरा क्लॉथ का, जितना भी वो लाते थे, उन सभी क्लॉथ का ये प्राइस है। कुछ भी बात समझ में आ गया। अब क्लॉथ में वो पजामा भी लाते होंगे, शर्ट भी लाते होंगे, टी शर्ट भी लाते होंगे, जैसे कि इंडिया। नहीं, ये यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा हुआ है। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, केवल कपड़े का, केवल कपड़े का। शराब का तो यहाँ पे बात ही नहीं किया है, समझ आ रहा है? केवल कपड़े का इंपोर्ट इंडिया में उस समय कांग्रेस कितना का करता था, 102 करोड़। सोचो आज से 100 साल पहले 102 करोड़ का क्या वैल्यू होगा, है ना? आज हमारे नाना नानी दादा दादी जो भी हैं, आज वो हमें कहते हैं कि बेटा हम लोग चवन्नी लेकर जाते थे और सामान भरकर सामान, सॉरी झोला भरकर सामान लाते थे, है ना? मतलब कि उस समय पे चवन्नी, अठन्नी, 10 पैसा 20 पैसा ऐसा चलता था। ये हम लोगों की नानी आज भी कहती है ना? तो सोचो उस समय पे 10 पैसा में झोला भरकर उसको चावल दाल ये सब मिलता था। तो जरा सोचो उस समय पे आज से लगभग 100 साल पहले 102 करोड़ का प्रॉफिट ये कमा रहा था। कहां से, इंडिया से। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब हम लोग इसको सोच भी नहीं सकते। बात समझ में आ गया? हालांकि 100 साल बाद ये कंडीशन है, लेकिन 100 साल पहले वो 102 करोड़ का ट्रेड करता था इंडिया से, है ना? इंपोर्ट करता था अपने कपड़े को। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब महात्मा गांधी ने इतना सब कुछ कर दिया, फॉरेन क्लॉथ का बहिष्कार करवा दिया, तो अब वो घट के आ गया कितना, 57 करोड़, यानी कि लगभग आधा आधा खत्म कर दिया। अब जरा सोचो कि गांधी जी इतने पावरफुल क्यों थे? गांधी जी हथियार नहीं उठाते थे, वो मारपीट पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वो अपना ब्रेन यूज करके, जरा सोचो 102 करोड़ से लेकर 57 करोड़ तक उसके पूरे के पूरे सिस्टम को गिरा देना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था भारत में अंग्रेजों के बहिष्कार का, अंदर से खोखला करना। बस समझ आ गया? तो महात्मा गांधी ऊपर से टोच नहीं, ऊपर से थोड़ा नहीं मार रहे थे, वो नीचे से ही छेड़ी हथौड़ी से उसको तोड़ रहे थे। बात समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो अब मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड। गांधी जी ने सारे छोटे मोटे व्यापारी को कहा, मर्चेंट्स ट्रेडर्स सभी को कहा कि देखो अंग्रेजों का सामान तुम नहीं खरीदोगे और खरीद के तुम भारत में बेचोगे ही नहीं। अब देखो ऐसा मत समझ लेना कि अंग्रेज यहाँ पर अपना सामान अपने से बेचते हैं, नहीं। वो क्या करते थे, बड़े बड़े व्यापारी को जो कि इंडियन ही थे, वो लोग क्या करते थे, अंग्रेजों से सामान खरीदते थे
और उनको उनके सामान को छोटे मोटे गाँव में छोटे मोटे शहर में जाकर बेचा करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने उन सबको कहा दिया कि तुम अब जाकर उसके सामान को नहीं खरीदोगे और नहीं जाकर लोगों को बेचो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर क्या था, मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे जैसे फैलता गया, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, बियरिंग इंडियन वंस, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा, जैसे जैसे महात्मा गांधी लोगों को इंस्पायर करते गए कि देखो फॉरेन क्लॉथ का बहिष्कार करो, इंडियन क्लॉथ को अपनाओ, और इंडियन क्लॉथ उस समय पे हमारा कौन सा था, खादी। क्या था, खादी। खादी आज भी मिलता है लेकिन वो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, हम लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मिडिल क्लास तो खास करके नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा, गांधी जी ने लोगों को इंस्पायर किया और लोगों ने उनके उस मैसेज को अपने अंदर लिया भी, एक्सेप्ट भी किया। तो जैसे जैसे ये सब चीज हो रहा था, तो अब यहाँ पे दो चीज होने जा रहा है। पहला तो ये होने जा रहा है कि सामान ब्रिटिश का बहिष्कार होने जा रहा है, पहला ये हो गया। दूसरा चीज ये कि इंडियन टेक्सटाइल जितने भी थे, जो कि इंडिया में कपड़े का जो मिल था, जो फैक्ट्री था, उनका क्या होगा, डिमांड बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि हम लोग अब ब्रिटिश कपड़े को खरीदेंगे नहीं, और कपड़ा पहनने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, तो कहाँ से लेंगे हम, इंडियन टेक्सटाइल से जो बन रहा होगा वहीं से लेंगे, है ना। तो महात्मा गांधी यहाँ पे दो चीज कर दिए। पहला क्या कर दिए, इसके इंपोर्ट को आधा गिरा दिए, पहला तो ये कर दिए। दूसरा चीज क्या, इंडिया के मिल को जो हाथ से उस समय कपड़ा बनाया जाता था चरखा पे बुन बुन के, उनको क्या कर दिए, ऊपर उठा दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होता। महात्मा गांधी का ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो धीरे धीरे शहर में स्लो होने लगा। मतलब क्या कि जिस भाव से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, जिस जोश के साथ गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, वो जोश उनको अपने मूवमेंट में देखने को नहीं मिला। कैसे नहीं मिला, जरा इस टॉपिक में समझते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन सिटीज, कैसे सिटी में ये स्लो डाउन हो गया, यानी कि धीमा पड़ गया। पहला क्या है, गांधी जी ने सबको कह दिया कि ब्रिटिश क्लॉथ को छोड़ो, खादी पहनो, है ना, क्योंकि खादी हमारा क्या था, इंडियन का ही था। लेकिन खादी वाज एक्सपेंसिव, खादी बहुत ही ज्यादा महंगा था उस समय भी और आज भी, कोई दिक्कत नहीं। खादी देखो महंगा इसलिए होता है ना खादी, क्योंकि खादी क्लॉथ जो होते हैं हमारे बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं, पसंद आ गया। और उनका जो कपड़ा है ना लगभग बहुत टिकता है, बहुत टिकता है। आपका मन उब जाएगा लेकिन कपड़ा कभी भी फटेगा चिटेगा नहीं, उसका रंग नहीं उड़ेगा। इसलिए खादी उस समय भी महंगा था और खादी आज भी महंगा। हालांकि खादी अब तो बहुत कम मिलने लगा है ना, लेकिन उस समय पे बहुत मिलता था, और उस समय पे मिलता था तो महंगा भी तो था। तो पहला यहाँ पे गांधी जी का क्या हो गया, क्या था यहाँ पे उसके मूवमेंट का ड्रॉबैक, एक्सपेंसिव था। खादी क्या था, एक्सपेंसिव था। अब चूंकि महंगा है तो दोबारा आदमी किधर स्विच होगा, सस्ते की तरफ। और सस्ता कहाँ से उसको मिलेगा, ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर सस्ता में इसलिए बेच देते ना क्योंकि वो इंग्लैंड से बनाकर लेकर आते थे। अब देखो, जैसे देखो मान लो यदि आप फैक्ट्री में एक शर्ट को बनाओ तो आपको मेहनत बहुत लगेगा, है ना, एक ही शर्ट को बनाने में आपको मेहनत बहुत लगेगा। लेकिन जब आप लाख 2 लाख शर्ट को एक बार बना रहे हैं तो आपका क्या होगा, टाइम कम लगेगा, है ना, प्लस पैसा भी आपका बच जाएगा। इसी के कारण जब मशीन से आप बनाएंगे तो आपका लेबर कॉस्ट भी कम लगेगा, है ना। तो ब्रिटेन वाले लोग यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे, ब्रिटिश इंग्लैंड से ब्रिटेन से अपना सामान बना के इंडिया में लेकर आते थे और यहाँ पर लाकर उसको बेच देते थे। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, खादी को लोग छोड़ेगा क्योंकि वो महंगा था, और धीरे धीरे दोबारा ब्रिटिश क्लॉथ को अपनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बैक टू स्कूल। अब गांधी जी ने तो ये भी कह दिया था कि जितने भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको छोड़ दो। गांधी जी ने भी कह दिया था कि जितने भी लॉयर हैं वो आप कोई भी कोर्ट में नहीं जाएंगे फैसला वसला करने के लिए, यानी कि जो जज में उनको आवाज उठाना होता है अपने लोगों का, वो आप जाके नहीं करेंगे। अब जरा देखो, जब ये लोग अपने काम पे जाएंगे ही नहीं तो इनका घर परिवार चलेगा कैसे, ये तो एक समस्या है। गांधी जी ने कहा तो दिया, ठीक है, लोगों ने मान भी लिया, लेकिन जब अब लोगों को बाद में ये रियलाइज होने लगा कि जब हम काम पे जाएंगे ही नहीं तो हमारे बाल बच्चा कैसे हम लोग पालेंगे उसको, है ना, हमारा जो जीवन है वो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे ड्रॉबैक दूसरा क्या था हमारा, यहाँ पे कोई भी एक अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था। अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या,
मान लो गांधी जी ने कहा कि सरकारी स्कूल में आप मत जाओ, है ना, तो गांधी जी को क्या करना चाहिए था, अलग से एक ऐसा स्कूल बनाना चाहिए था जहाँ की बच्चा इधर से निकलता तो इधर जाके अपना पढ़ लेता, मतलब कि ब्रिटिश के स्कूल को छोड़ता तो जाके गांधी जी के स्कूल में पढ़ लेता, लेकिन गांधी जी ने ऐसा कोई भी सुविधा नहीं दिया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद क्या हो गया, लॉयर्स रीजॉइंड, टीचर प्रोफेसर लॉयर जितने भी थे उन्होंने क्या कर दिया, अपना दोबारा जाकर जहां पर वो पहले काम करते थे यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ, वहीं पे दोबारा अपना काम शुरू कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो ड्रॉबैक यदि पूछा जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का तो मेनली हमारे पास दो ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, पहला खादी जो था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, दूसरा क्या कि कोई भी अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था, जैसे सरकारी स्कूल दूसरा नहीं था हमारे पास। जैसे मान लो एक स्कूल है वहां पे ब्रिटिशर्स, वहां पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल, ब्रिटिश का वहां पे कंट्रोल हो मान लो, और गांधी जी क्या कर दिए, सबको वहां से निकलवा दिए। अब जब बच्चा निकल गया है तो फिर पढ़ेगा कहाँ, उसके लिए यदि आप एक अलग से स्कूल खोल देते तो वहां पे जाके पढ़ सकता था बच्चा, लेकिन आपने ऐसा कुछ तो किया नहीं, है ना। इसलिए बच्चे को पढ़ना तो है, लेकिन फिलहाल वो धीरे धीरे क्या होने लगे, वहां से दोबारा अपना जहां पे वो पहले पढ़ते थे वहां पे जाना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, लॉयर टीचर प्रोफेसर जो भी थे दोबारा स्कूल में कॉलेज में जाना शुरू कर दिया। तो गांधी जी ने जिस जोश के साथ अपना मूवमेंट शुरू किया था कॉपरेशन, वो जोश इसको यहाँ पे देखने को नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि किस प्रकार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का गांव में असर क्या था, है ना, गांव में इसका क्या इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मेनली हम लोग इसके बारे में गांव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, किसके केस, दो केस के बारे में। पहला अल्लूरी सीताराम राजू और दूसरा कौन, दूसरा कौन, हिंट देते हैं, एक सन्यासी थे, क्या नाम था उनका, बाबा रामचंद्र, है ना। तो बाबा रामचंद्र का केस पढ़ेंगे अभी हम लोग, और एक हम लोग अल्लूरी सीताराम राजू का केस पढ़ेंगे, जो कि हम लोग अपने गांव में किस प्रकार से चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया, इसमें कोई भी डाउट, हर चीज समझ में आ रहा है। आज क्लास यहीं पे ओवर किया जाए। ऑनलाइन वालों को यदि कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का, और आज का क्लास यहीं पर हम लोग ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।